नागरिकता पर छिड़े सियासी घमासान के बीच दिल्ली के दंगल का आगाज हो गया है। केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत करी। भाई सोचना भी क्यों, बजट भी क्यों देना, भूमि पूजन भी क्यों करना और उद्घाटन भी क्यों करना, किसी का कराया है अपने नाम का थप्पा लगा देना। अमित शाह ने कथित टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी खुला वार किया है। मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता ने दंड दिया। सवाल है कि दिल्ली के सियासी दरबार में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। तो आज नागरिकता विवाद से लेकर दिल्ली की सियासत तक हर मुद्दे पर होगा मनोज तिवारी से आर पार वाला संवाद। लोकसभा सांसद और जाने माने अभिनेता गायक मनोज तिवारी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि इस आग लगाने के पीछे, इस हिंसा के पीछे आप लोगों का हाथ है। हाँ, आपका ही हाथ है। वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया को तो जेल होनी चाहिए सर। उसने एक ऐसे वीडियो को प्रसारित किया जो झूठा वीडियो था। कहते हैं कि पुलिस आग लगा रही है। मैंने पहले भी बोला था, वो गाते बहुत अच्छे हैं। उनको पता होना चाहिए मैं बजाता भी अच्छा। ये मेरी दिल्ली को क्या हो गया, जलाते हैं लोग, पत्थर उठाते हैं लोग, कौन है पहचानो जो खौलाते हैं लोग। मैं बुलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रमुख और लोकसभा सांसद और जाने माने अभिनेता गायक मनोज तिवारी को मंच पर। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए मनोज तिवारी का। स्वागत है आपका चौपाल के मंच के ऊपर। जामिया से लेकर सीलमपुर तक और जाफराबाद तक, जिसमें 2 इलाके आपकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आते हैं, वहां पर जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। लेकिन क्या आपको लगता है दिल्ली के दिल में हिंसा है? दिल्ली के दिल में कभी हिंसा न थी, न है, न रहेगी। हाँ, कुछ लोगों के साजिशों में हिंसा है, कुछ लोगों की राजनीतिक जो जमीन खिसक रही है उसमें वो हिंसा को, उपद्रव को अपना आधार बनाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं जो सीलमपुर जाफराबाद ये जगह है, मैं वहीं से सांसद हूं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उसका नाम है। और हमने बहुत सजा के उसको रखा है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो वहां एक खड्डे वाली मस्जिद है, मैं वहां भी जाकर के चुनाव के दौरान बैठा हूं और लोगों ने चंदे भी दिए हमें। लोगों ने रात के 9:30 बजे, 9:45 बजे तक उन गलियों में घूमता रहा, एक प्यार का मंजर बना के रखा। पुलिस वालों की पिटाई हो रही थी वहां पर। उसको पिटाई शब्द कह के अगर हट जाएंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि उस अमन चैन को बिगाड़ने के लिए अब तो हमको इसमें छुपाने की भी आवश्यकता नहीं है कि कौन लोग अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं। नामजद एफआईआर हो चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की नामजद रिपोर्ट हो चुकी है। और दृश्य जो आपने देखा है ना, वो प्रोटेस्टर नहीं हो सकते हैं जी। एक पुलिस वाले को पत्थर से उसका पैर जख्मी हुआ, उसको दौड़ा नहीं जा रहा था, उसके पैर से खून निकल रहा था। मैं लगातार संपर्क में था कि कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो इसके पीछे जो मनसा जिनकी है उनकी पूर्ति हो। और मैंने वो देखा है, आप देखिएगा। अखबार में एक रिपोर्ट छपी, उसी इलाके में 2 बच्चों को लेकर एक पिता पुलिस डीसीपी, के डीसीपी के दफ्तर के अंदर भाग रहा है।
वो कह रहे हैं मेरे बच्चों की जान बच जाए। तो मनोज तिवारी साहब, आप सांसद भी हैं, केंद्र में 303 सीट वाली सरकार भी आपकी है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि इस आग लगाने के पीछे, इस हिंसा के पीछे आप लोगों का हाथ है। हां, आपका ही हाथ है। वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मैं मनोज सिसोदिया को एग्जैक्टली कोट कर देता हूं, जिनको हार का डर है वही आग लगवा रहे हैं। हार कौन रहा है लगातार? 2017 में आम आदमी पार्टी जो 70 में 67 सीट जीती थी दिल्ली विधानसभा में, वो 2017 में 272 में 67 पार्षद नहीं मिला। हार वो रहे हैं या हम रहे हैं? फिर 2019 में आम आदमी पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त हो गईं। वो हारे हैं कि हम हारे हैं? हार का डर उनको है या हमको है? ये विधानसभा की बात कर रहे थे। तो विधानसभा में अभी तो विधानसभा होना है, इसमें कैसे उनको पता चल गया कौन हार रहा है कौन जीत रहा है? जैसे आपको पता था कि मोदी जी वापस आ रहे हैं, उनको लगता है केजरीवाल वापस आ रहे हैं। सोचने को तो कोई भी सोच सकता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को ही थोड़े रोका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसी चौपाल के मंच पर क्या बोला था, वो मुझे लगता है सुनाना चाहिए और फिर आपका रिएक्शन लेंगे। ये कानून क्यों लाया गया, इसकी क्या जरूरत थी, ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे टाइम में जब पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जब पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, आज प्याज मार्केट में 200 रुपए किलो बिक रहा है, आलू के दाम बढ़ने चालू हो गए, महंगाई की वजह से बुरा हाल है, पूरी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। एक यही मुद्दा बचा था क्या? इसकी क्या जरूरत क्या थी? इसकी पूरे देश में आग लगाने की क्या जरूरत थी? वो कह रहे हैं पूरे देश में आग लगवाने की क्या जरूरत थी, सिर्फ यही मुद्दा बचा था। आप देखिए, इस व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि लियाकत नेहरू समझौता क्या है, इसको मालूम ही नहीं होगा। इसको पता ही नहीं होगा कि देश जब विभाजित हुआ तो दोनों देशों को अपने अपने अल्पसंख्यकों को बचाने की जिम्मेदारी थी। इसको पता ही नहीं होगा कि कितने बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, तब जाके लोग भारत में भाग के आए। इस व्यक्ति को पता ही नहीं होगा सर। जाकर के मजनू के टीला पे रह रहे उन हिंदुओं से पूछो, उनकी बहु बेटियों की कैसे इज्जत लूटी गई, कैसे उनको, पंडितों को गाय का मांस खाने को मजबूर किया गया। इस व्यक्ति को पता होगा क्या? और अगर आज भारत नेहरू लियाकत समझौते को पालन कर रहा है तो इसके जैसे आदमी को इसका विधायक क्या किया है? इस आदमी का विधायक बोलता है 1000 साल से हम लोग यहां शासन करते आए हैं, आज हम किनारे हो गए हैं। वो नारा लगवाता है हिंदुओं से चाहिए आजादी। यह समर्थन करता है कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। ऐसे लोग समर्थन करते हैं, इनको पता चलेगा क्यों ये कानून आया है? ये कानून नागरिकता देने वाला कानून है। आप चल करके पूछिए ना, इनकी हिम्मत है तो एक बार हमारे साथ चल के आदर्श नगर चले, मजनू का टीला चले, आप लोग भी चले। तो मैं इसलिए परेशान हो रहा हूं कि मैंने बात किया, मैक्सिमम लोग कहते हैं हमारी बहन बेटियां जो यहां आई हैं पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि स्कूल जाते ही उनकी इज्जत लूट ली जाती थी। दोनों देशों का कसम था कि हम अपने अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के 23% हिंदू 3% रह गए। हमें गर्व है, हमारे यहां जो मुस्लिम 9.5% थे, आज वो 18% हैं। उनकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं। कोई माई का लाल हमारे देश के मुसलमानों का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इनको पता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के विरोध में हैं। ओवैसी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और साथ साथ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप, ममता बनर्जी कह रही हैं। आप बताओ, हमने घर घर आयुष्मान योजना दिया, हमने हिंदू मुस्लिम बांटा। हमने घर घर टॉयलेट दिया, हमने हिंदू मुस्लिम बांटा। हमने सबको गैस कनेक्शन दिया, क्या हमने हिंदू मुस्लिम बांटा? हमने हर गांव में बिजली दे दिया, क्या मुस्लिम के गांव को अलग रखा? कोई एक उदाहरण तो बता दो। मैं हूं, वोट किया हूं मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे वोट किया। अब वो एक्ट बना हुआ है, मैं पढ़ा हूं। कोई भी मेरे पास आके बता दे कि भारत के मुसलमान भाइयों का इसका लेना देना क्या है ही नहीं। तो सर, आप समझा नहीं पा रहे कि हिंसा क्यों हो रही है? नहीं, सब समझ रहे हैं। ये छात्र क्यों बाहर आ रहे हैं?
भाई साहब, अगर वो नहीं समझते ना, अगर इसमें गड़बड़ी होती तो जिस दिन बिल पास हुआ उस दिन उपद्रव होता, ना कि रामलीला में कांग्रेस की रैली होने के बाद उपद्रव होता। ये जानकारी का यही मैं बताना चाह रहा हूं। ये नहीं, आपका ये बड़ा आरोप है कि कांग्रेस की रैली हुई उसके बाद उपद्रव हुआ। हाँ, कांग्रेस की रैली हुई, रैली में बड़ी भारी संख्या में मुस्लिम भाई बहन आए। अरविंद केजरीवाल फट्टू आदमी है। उसके बाद अपने अमानतुल्लाह खान को बोलता है, आप अमानतुल्लाह खान का भाषण सुन लीजिए सर। उसका भाषण जिस प्रकार से भड़काऊ है, भारत के अमन चैन को ये बहुत बड़ा खतरा है। उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। थोड़ा शब्दों की मर्यादा रख ले, क्योंकि मुझे लगता है ये अरे मैं क्या शब्दों की मर्यादा रखूं सर? ये आदमी अगर ये मर्यादा जानता तो सिग्नेचर ब्रिज से मुझे धक्का दिलवाता। मैं उसी दिन मर्यादा, इनके लिए मैं मर्यादित नहीं हूं। इनका तो वो हस्र होगा कि देखिए पूरी दिल्ली देखेगी, ऐसा हस्र होगा। पर मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट लिखा, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी हिंसा फैलाने का काम कर रही है। ये जामिया के पीछे, सीलमपुर के पीछे, जाफराबाद के पीछे आप लोग हैं। ये सवाल मनीष सिसोदिया का है। आप देखिए हमने क्या किया। जैसे ही जाफराबाद में समस्या हुई, हमने एक मस्जिद के मौलवी से बात करी कि आप लोगों को समझाइए। बात करते उन्होंने समझाया, मस्जिद के जो माइक है उससे समझाया गया और लोग समझ गए। और ये मनीष सिसोदिया को तो जेल होनी चाहिए सर। उसने एक ऐसे वीडियो को प्रसारित किया जो झूठा वीडियो था। कहते हैं कि पुलिस आग लगा रही है, और जब वीडियो जारी किया तो बस का नंबर भी था। मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट करा वो गलत था, सिद्धांतिक तौर पे गलत था। इतना लेकिन जो कपिल मिश्रा ने करा तो मनोज तिवारी साहब वो भी गलत है। अरे भाई साहब, मैं पूछता हूं, इतना ही कह के आगे बढ़ जाओगे कि गलत था? नहीं, पर अगर दोनों तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगी तो ये जनता का क्या होगा? मैं तो जनता के लिए सवाल पूछ रहा हूं। अगर इस देश में एकता बनाए रखनी है तो जिम्मेदारी मेरी भी उतनी है जितनी आपकी है। बिल्कुल है, तभी तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज अफवाहों में मत आओ, प्लीज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पढ़िए। इसलिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे गृह मंत्री प्रार्थना कर रहे हैं। हम घूम के आए हैं वहां पे जाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। क्या आपको लगता नहीं है अमातुल्लाह खान का जो वीडियो है जिसमें वो 1000 साल के राज की बात कर रहे हैं और उसके अलावा भी आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, उस वीडियो को प्रसारित करना भी, मतलब है ट्विटर के ऊपर भी प्रसारित करना, कहीं ना कहीं एक दूसरे वर्ग की भावना को उत्तेजित कर रहा है। वो बोला गलत है, वो बोला गलत है जिसपे कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस ठीक समझे कार्रवाई करे, लेकिन उस वीडियो के बारे में बात करना भी। आप आम आदमी पार्टी के विधायक का सारा भाषण सुने ही होंगे आप लोगों ने, जो इस समय ये चैनल देख रहे हैं वो भी सुने होंगे। जी भैया, मैं बड़ी वेदना में हूं। मैं उस जगह पे होके आया, मैं अपने लोकसभा के लोगों से बात कर रहा हूं। आप जो पुलिस वाले को मार रहे थे उसको यहां पत्थर लगा है, दौड़ा नहीं जा रहा है, और उसकी बाकी टीम दूर भाग चली जाती है पुलिस की, उसको पत्थर लगा है, उसके पास तक आते हैं और उसके बाद उसके यहां डंडा मारते, रॉड मारते हैं, यहां रॉड मारते हैं। वो आदमी लड़खड़ाता है, फिर आदमी एक पत्थर लेके आता है और पत्थर से उसकी यहां मारता है। आर दे प्रोटेस्टर्स? वो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं। एक बार उस व्यक्ति के बच्चे के रूप में थोड़ा सोच लो। अब भावुक हो रहे हैं। जो आदमी ना जो मारा गया है ना, उसको ऐसे निहत्थे को 3 लोग मारे हैं और इसका सपोर्ट कर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। 2 बच्चे जो आपने कहा ना, 2 बच्चों को जो बस तोड़ रहे थे उसमें से एक आदमी 2 बच्चों को दौड़ के लेकर के जाता है डीसीपी ऑफिस में। ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ये शांति पसंद लोग हैं। जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, जो झूठा वीडियो चला रहा है, उसको ऐसे ही जाने दे, मत जाने दीजिए। हमारा देश एक बगीचा है शांति अमन का। हम प्रोटेस्ट भी करना जानते हैं, चाहते हैं, करो, आप अपनी बात रखो, बैठो ना आमने सामने। पहली बार सदियों के बाद भारत में एकता अमन चैन हुआ है सर, सबका साथ सबका विकास हुआ है। कौन इसका विरोध कर रहा है?
पर इसमें मुसलमानों का नाम नहीं आया। जो मुसलमानों को अगर नागरिकता चाहिए होगी, जो पाकिस्तान में अगर परेशान होंगे या फिर बांग्लादेश में परेशान होंगे या अफगानिस्तान में परेशान होंगे, अगर वो नाम आ जाता तो इतना तूफान नहीं खड़ा होता। भैया सीधी सी बात है, अल्पसंख्यकों के लिए कानून है। एक छोटा सा वर्ड है अल्पसंख्यक। अब इसको हमारे अल्पसंख्यक तुम्हारे अल्पसंख्यक तो नहीं कर सकते हैं। भारत के अल्पसंख्यकों को एक कोई खरोंच नहीं आने देगी मोदी सरकार, एक खरोंच नहीं आने देगी मोदी सरकार भारत के अल्पसंख्यकों को। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हमारे यहां आ गए, अरे जरा उनकी नजर से भी एक बार देख लो। ये अरविंद केजरीवाल आपके वीडियो में पूछ रहा है क्यों बिल ला रहे हैं, जाके उनसे पूछो। जो 23% हिंदू थे आज 3% रह गए, 20% कहां गए? लेकिन वो उसमें आपने वीडियो की वो बात तो सुनी, उसके बाद में पूछ रहे कि आलू इतना महंगा हो रहा है, प्याज इतना महंगा हो रहा है, उस पर कोई बिल ले आते तो जनता को ज्यादा मदद मिल जाती। आज जब ये दिल्ली को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आलू प्याज का किसका जिम्मेदारी है? प्याज के ऊपर ही ना बीजेपी की सरकार गई थी। तो जब बीजेपी की सरकार हो तब बीजेपी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का दोष है, और जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो फिर किसी और का दोष है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बड़ा काम होना चाहिए था? ठीक है, आपने 370 कर दिया, राम मंदिर का कोर्ट से डिसीजन हो गया, लेकिन अब आपने सिटीजन अमेंडमेंट बिल को पास करा के एक्ट बनवा दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक अमूलचूल काम होता जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ पाती? तो थोड़ा लड़खड़ाई, जीडीपी नंबर 4.5%। वो एक अलग प्रश्न है। अर्थव्यवस्था का कभी सुस्त होना, कभी तेज होना, इससे हमारे आपके जान माल की सुरक्षा, हम सुरक्षित रहेंगे तभी ना अर्थव्यवस्था से बात करेंगे सर। हम तो यही बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे क्यों खौला रहे हो। कहा था आपने कि हर घर दिया जलाएंगे, और आज हम देख रहे हैं ये घूम घूम के कह रहे हैं हम दिल्ली में घर जलाएंगे। इसी के लिए सरकार बनी थी क्या सर? अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आज बात करने की स्थिति में है क्या? आप उनको पूछिए, वो कहते हैं उसको उनका विधायक कहता है। लेकिन उन सब अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि दिल्ली का चुनाव आ रहा है तो थोड़ा दिल्ली के चुनाव की बात करते हैं, उनको बल इसलिए मिलता है अरविंद केजरीवाल को, विपक्ष को ऑक्सीजन मिली है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आपका सबसे पुराना साथी आपको छोड़ के चला गया। तो केजरीवाल साहब को लगता है कि जब 75 पार नहीं हो पाया, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, तो दिल्ली के अंदर तो मैं दबंग हूं। अब तो दबंग है कि नहीं है ये फरवरी में, 8 फरवरी को पता ही चल जाएगा। हम कहा कह रहे हैं अभी आप क्या हो? शर्म नहीं आती है? सरकार रहते हुए तीसरे स्थान पे चले गए, जमानत जब्त हो गई। नहीं, 8 फरवरी आपने बोला कि चुनावों की तारीख तो भी अनाउंस हुई नहीं। हाँ, अरे भाई पहले चुनाव 7 तारीख को हुआ था, 8 फरवरी को नहीं होगा तो 14 फरवरी को हो जाएगा। पर हाँ, वो कह रहे इलेक्शन आपको, ठीक है रशीदी साहब, आपका सवाल आ गया। हाँ। अब वो कह रहे कि इलेक्शन कमिश्नर ने आपको बताया क्या? पिछले बार चुनाव कब हुआ था? पहले 7 फरवरी नहीं, आप पिछले बार चुनाव कब हुआ था? नहीं, डेकोरम बना के रखे सर, डेकोरम बना के रखे, डेकोरम बना के रखे, डेकोरम बना के रखे। जी, आप जवाब दीजिए। मेरा कहने का मतलब है, ये पता नहीं, ये कुछ लोग न मौलाना साहब थोड़ा नाराज हो रहे हैं। कुछ लोग भरे ही रहते हैं, उनको कुछ लोग भरे ही रहते हैं कि जरा सा कुछ मौका मिले तो हम वो करें। मेरा कहने, अच्छा ठीक है रशीदी साहब, आपकी परेशानी में समझता हूं। ये तूफान ना खड़ा करें। जी, ठीक। मौलाना साहब प्लीज, मौलाना साहब देखिए, ये बदतमीजी मत करिए। अब आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पता नहीं कि भाई साहब को कौन सी आग लगी हुई है अंदर से, मुझे नहीं पता। पिछली बार 7 तारीख को चुनाव हुआ था। इसलिए मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं।
मर्यादा जो आप दिखा रहे हो तो मैं देख ही रहा हूं, और आप जैसे लोगों की मर्यादा खूब जानते हैं। आपको जो आप बोल रहे हैं ना, आप जैसे लोगों की मर्यादा बहुत जानता हूं। करेक्ट योरसेल्फ, 7 तारीख को चुनाव हुआ था। करेक्ट योरसेल्फ, 7 तारीख को चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ था? अब मैं एक अरविंद केजरीवाल अरे के भाई, जी 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 7 तारीख को चुनाव हुआ था। 7 तारीख को चुनाव हुआ था, और मेरा ये मानना है कि 7 तारीख या उसके आसपास, मैंने तो एक दिन और बढ़ा के बोला। मैं अरविंद केजरीवाल, आपके बारे में उन्होंने क्या बोला है? एक उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे अटैक करा, एक दूसरा आप पे भी अटैक करा है। आपके बारे में जब मेरे सहयोगी किशोर ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया अरविंद केजरीवाल में, मैं वो सुनाना चाहता हूं। सुनते हैं क्या बोला अरविंद केजरीवाल। पिछले चुनाव में आपका मुकाबला किरण बेदी जी से था। इस बार हो सकता है मनोज तिवारी जी से हो। वो उनके सीएम कैंडिडेट हैं। हो सकता है। अच्छा है आपके लिए। मैंने पहले भी बोला था वो गाते बहुत अच्छा है। सुना है आप लोगों ने गाना उनका, रिंकिया के पापा, बहुत अच्छा है। आपने सुना है? जी जी। हैं? अच्छा और- है, और बहुत अच्छा गाते हैं। दिल में बस गए अगर वो लोगों के, तो हैं? अगर वो दिल में बस गए लोगों के, तो जनता का प्यार नहीं, जैसा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गाना सुनना चाहिए उनका। जब आप उनसे सवाल पूछा गया कि इस बार मुकाबला मनोज तिवारी से होगा तो उन्होंने बोला वो गाते ही बहुत अच्छा है, रिंकिया के पापा। देखिए, आपने ध्यान से देखा होगा तो जैसे ही वो किशोर जी ने पूछा है, वो ब्लैंक हो जाते हैं। जी, वो ब्लैंक को पढ़ने की आवश्यकता है। वो जो ब्लैंक हुए हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल को मैं 23 दिन बुलाया हूं कि चलो मैं झुग्गियों में चल रहा हूं, मेरे साथ एक दिन किसी नहीं, आप झुग्गी में- कैंडिडेट है कि नहीं है? मेरा सवाल तो ये था कि आप ही होंगे अरविंद केजरीवाल के सामने या फिर कोई बीजेपी नया चेहरा लेकर आएगी? अभी तो क्या होगा पता नहीं, क्योंकि लेकिन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने तो आपको अनाउंस कर दिया था एक बारी कि आप ही हैं उम्मीदवार। देखिए, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, इसलिए पार्टी को जिताना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उसके अनुसार चल रहा हूं। आप उम्मीदवार बनना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? अरे, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरा जिम्मेदारी है पार्टी को जिताना, और मैं जिता नहीं, तो के उम्मीदवार रहूंगा। उम्मीदवार बन के भी तो जिताया जा सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि अध्यक्ष बन के जिताया जा वो- सकता है। देखिए, आप स्पष्ट जान लीजिए, ये डिसीजन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। बड़ी अनुशासित पार्टी है। मैं जिस भूमिका में हूं उस भूमिका में बात कर रहा हूं, और जिस भूमिका में हूं, मैंने इनको 23 बार बुलाया कि चलो दिल्ली की झुग्गियों में बैठते हैं, थोड़ा सा जनता की, आम लोगों से बात करते हैं। एक दिन नहीं आया, मैं 23 दिन, मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के और भी लोग जिनकी हम लोगों की बात सुनते ही उनको जलने लगती है, उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी कुछ बची है जनता को जानने की, तो मेरे साथ एक दिन आके बैठ जाओ और झुग्गी में 2 दिन बिता के बताओ। मैं पूरी रात रुका हूं, सुबह 9 बजे 10 बजे तक बैठता हूं, लोगों की बातें सुनता हूं, उनके निदान करता हूं सर। और हमने उसी आधार पे दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों को, जो पिछले 40 साल से लटकाया भटकाया अटकाया गया था, हम लोगों ने अनऑथराइज कॉलोनियों को मालिकाना हक दे दिया है। जिसकी जलती है उसकी जलती रहे। जी, हम अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए बोलते हैं, देखो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ना कि गाते अच्छा है, पहले तो ब्लैंक होते हैं, फिर बोलते हैं गाते अच्छा है। उनको पता गाना होना भी आपका याद है, चाहिए, रिंकिया के उनको पापा। पता होना चाहिए मैं बजाता भी अच्छा हूं। मतलब इसका मतलब मैं, वो जो साज होते हैं ना, जी, मैं सभी साज को, मैं काफी ढोलक बजाता हूं, तबला बजाता हूं, जी, फ्लूट बजाता हूं, ऑर्गन बजाता हूं, और मैं एक आर्टिस्ट हूं। और आर्टिस्ट के नाते अपने जो जनता जनार्दन, मेरी जो भगवान है ना, उसकी मुझे चिंता है। और ये जितनी कोशिश कर लें, हम अपनी दिल्ली को किसी को आग लगाने नहीं देंगे। भारत का बहुतायत मुसलमान शांति पसंद है, और ये इन आग लगाने वालों के चक्कर में नहीं आएगा। ये जितनी कोशिश करनी है कर लें, कोई इनके चक्कर में नहीं आएगा। ये हमारा और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है सर। एक चीज, क्योंकि आपने बोला कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं अपनी भूमिका जो है
मेरी फिलहाल पार्टी अध्यक्ष की भूमिका, बिल्कुल आपकी पार्टी अध्यक्ष की भूमिका है, लेकिन बीजेपी में दिल्ली में खेमेबाजी है। क्या उसका नुकसान पिछली बार हुआ और इस बार नहीं होगा? पिछली बार का मतलब 2019 का चुनाव? मैं 2019 का नहीं, मैं 2014 विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, जब किरण बेदी उम्मीदवार थी। तो 2014 में मैं अध्यक्ष नहीं था। मैं जैसे ही अध्यक्ष आया, पूरी पार्टी एक शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है सर, एक शक्ति के साथ बढ़ रही है। ये तो क्या है ना कि जब किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं। अब अरविंद केजरीवाल जो मुझे पुल से धक्का दिलवा सकता है, मैं सकता है जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि उनके प्रति मेरे मन में मर्यादा नहीं है, वरना मैं सबको बहुत इज्जत से बोलता हूं। अगर ये मुझे सिग्नेचर ब्रिज से धक्का दिलवा सकता है तो ऐसे व्यक्ति की किसी मर्यादा को हम नहीं मानते। ये व्यक्ति अपने विधायक से कह के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, एक रिहायशी कॉलोनी में शीशे तोड़वा सकता है तो मैं इसको मर्यादित नहीं मानता। ये व्यक्ति अगर बच्चों से भरे बस को तोड़वा सकता है, आग लगवा सकता है और अपने डिप्टी सीएम से झूठी अफवाह फैला सकता है, मैं इसको मर्यादित नहीं मानता। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट लेने के लिए चाहे जितनी कोशिशें कर ले, इस दिल्ली का और देश का मुसलमान सबको पता है, हर साल कम से कम 200 लोगों को हज कराता हूं साहब, अपनी लेटर लिखता हूं और जो आता है ना उसको प्यार से बैठा करके खूब इज्जत से उनके मन में हमने ऐसी बात भरी है, ऐसा स्थान बनाया है कि हम इस बार 3,68,000 वोट से जीते। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर आप समझा क्यों नहीं पाए? आप कहते हैं आप संवाद करते हैं, संवाद सबसे बेहतर, यहां पे भी हम संवाद ही कर रहे हैं, तो उस संवाद का उपयोग क्यों नहीं हो पाया? किया तभी ना हमारा जाफराबाद का ये खत्म हुआ। कल से संवाद किया कर रहा हूं, उसके पहले भी हुआ क्यों? जाफराबाद सीलमपुर हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि उसमें आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट लीडर, ये लोग आकर के जहर फैलाए। उसी का तो मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि इनके जहर में आना नहीं, इनकी बातों पे जाना नहीं, क्योंकि इनको दिल्ली के खुशहाली से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या है? केजरीवाल का सीसीटीवी कैमरा लगाना या फ्री वाईफाई देना, बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्योंकि काम पे भी वोट मांग रहे हैं केजरीवाल अपने। अभी आपने जितना वो जो उपद्रव की फोटो जो आपको लाइव आई होगी ना, वो मेरे लगाए हुए कैमरों के कारण है। हमने लगाया 13 MP लेड फंड से, MP लेड फंड से अपने क्षेत्र में, और मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी भाइयों बहनों के कहने से लगाया। इन लोगों का लगाया हुआ वाईफाई कहां है वो तो दिल्ली जानती है, इनका लगाया हुआ सीसीटीवी कहां है ये भी दिल्ली जानती है। हम तो सिर्फ स्कूल बदल दिए उन्होंने, वाईफाई ला दिया, तो केजरीवाल का काम में सानी कोई नहीं है दिल्ली में। आप हमारे साथ स्कूल में चलिए और या तो अपने कैमरों भेज करके दिल्ली के स्कूलों की आदत पता कर लें। सर, अब नेताओं के कहने पे कभी मैं वाईफाई देखने चलूंगा, कभी मैं स्कूल में चलूंगा, तो फिर मेरा काम कौन करेगा? कोई बात नहीं, फिर हम ही लोग अगर हम बनवा के देते हैं, उसमें विश्वास कर लीजिएगा। इन्होंने कुछ सैंपल, जैसे सैंपल फ्लैट बनते हैं, ऐसे सैंपल स्कूल के कमरे बनवाए, स्कूल नहीं बनाए। इनके यहां 70 वादों में एक वादा है 500 नए स्कूल बनाएंगे। मनोज तिवारी गलत होगा तो मैं अपने सांसद से इस्तीफा दे सकता हूं। इन्होंने दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। और जो नए कमरे बनवाए, उस कमरों में ऐसा बड़ा घोटाला किया, मैं केस कर रखा हूं। MCD 9.5 लाख में RCC के छत वाले कमरे बनाती है और ये 30 लाख रुपए में कड़ी टुकड़ी का छत बना रहे हैं, जिसपे मैंने घोटाले का आरोप लगाया है, केस किया है। और आज आपको इस शो में कह के जा रहा हूं, मनीष सिसोदिया को जेल जाने से अगले 2-3 साल में कोई नहीं रोक सकता, ऐसा भ्रष्टाचार किया है। अगर ये अब आपकी वो बाइट चलाएंगे, बोलेंगे देखिए सिसोदिया साहब को भी धमकी दे रहे हैं जेल भेजने की। हम क्या, जो चोरी करेगा तो उसको सजा देगा कानून। हम तो सिर्फ साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं भाई साहब। देखो, आप उदार है, आप कह सकते अरे चलो एक तो बस में आग लगाने का तो झूठा सा बल्ब चलाया था, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे उस पर पूरी दिल्ली जल सकती थी।
किसी के घर का बच्चा हो सकता था, सीएनजी की बस फट सकती थी, आतंकवादी घटना हो सकती थी। हम कैसे इसको लाइटली ले भाई साहब? नहीं देखिए, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं जो है। यस। जो आपके लोगों ने करा वो भी बता रहा हूं, जो मनीष सिसोदिया ने करा वो भी बता रहा हूं। मेरा तो काम है रिपोर्ट करना। दो चीजें बड़ी जरा उसको 2-3 बार बता देना। जी जी जी, ताकि लोगों को पता है। मैं दो तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, मैं चाहता हूं कि उस पर आप अपनी राय रखें। क्या आपको लगता है कि इस समय दिल्ली की मिडिल क्लास या देश की मिडिल क्लास, जो कि महंगाई में के दबाव में है थोड़ी, क्योंकि दूध महंगा हो गया है, प्याज महंगा हो गया है, आलू महंगा हो गया है, उसके लिए सीएबी सिटीजन अमेंडमेंट बिल महत्वपूर्ण था? आपको ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सवाल इस समय पब्लिक डोमेन में घूम रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, उसके लिए सीएबी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो लोग वर्षों से यहां आके नारकीय जीवन जी रहे थे जी देवगन भाई, उनके दर्द को दूर करना उस रोटी दाल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कांग्रेस ने कहा यह सनक थी, ये सनक थी भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटों वाली सरकार की। और संजय सिंह ने कहा, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, कि यह पागलपन है। अगर 23% की संख्या से 3% पे पहुंच गए हिंदुओं के शरणार्थी जो प्रताड़ित होके आए हैं, उनको राहत देना सनक है तो ये सनक जारी रहेगी। अगर बहू बेटियों के हो रहे बलात्कार को रोकने के लिए भाग कर आए हुए लोग, उनके लिए अगर ये CAA आया, अगर ये पागलपन है तो ये पागलपन जारी रहेगा। मैं कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को चुनौती देता हूं, अगर आप लोगों में दम है तो आप ये घोषित करो कि पाकिस्तान से आए हुए हर मुसलमान भाई बहन को आप यहां की नागरिकता दोगे। घोषित करो। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कल, प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे उनके कपड़ों से उनको पहचाना जा सकता है। और कई विपक्षी पार्टियां कह रही हैं ये एक धर्म की तरफ टारगेट है। नहीं, ये तो यहां भी देखिए, हमारी आपकी बातचीत में इतने बहुत विद्वान लोग हैं, हम यहां बैठे हैं इसलिए हम सबसे ज्यादा जानकार नहीं हैं, हमसे जानकार ज्यादा लोग हैं। क्या यहां के लोगों को ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति लोगों की हत्याएं कर रहा हो, बस जला रहा हो, छीना झपटी कर रहा हो, उसको हम लोग उसके साथ कानून काम नहीं करना चाहिए? कोई कहेगा क्या? हम तो शांतिपूर्ण देश की कल्पना कर रहे हैं साहब। हमारे किसी भाव में, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सांसद हूं और आपके चैनल के मार्फत में पूरे अपने लोकसभा के लोगों को बोलता हूं, खास तौर से मुस्लिम भाइयों को, कि आप या तो हमें बुला लो या आप हमारे घर पे आ जाओ, बैठ करके CAA को समझ लेंगे। अगर कोई आग लगाता है तो मत लगाने दो। जी, क्योंकि आप एक बहुत जाने माने अभिनेता भी हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर जवाब भी देंगे, अपनी राय भी रखेंगे। क्या आपको लगता है कि अभिनेता से नेता बनना बहुत मुश्किल है? नेता वाले भाव नहीं आ पाते। देखिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। अगर आपके मन में सच्चाई है तो किसी प्रोफेशन के अनुसार किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। कोई पत्रकार है वो कल राजनीति में आ सकता है, जी जी। कोई कलाकार है वो भी राजनीति में आ सकता है, कोई किसी भी फील्ड में हो उसको राजनीति में, समाज सेवा में आने का अधिकार है। शर्त सिर्फ ये है कि मन साफ होना चाहिए, सबके लिए एक समान भाव होना चाहिए। तो गाना गाने से आप डर तो नहीं गए जब से अरविंद केजरीवाल ने आपको बोला है हमारे मंच से? नहीं, मैं तो रोज गाता हूं। तो क्या गाना आपके जहन में आता है आज? अगर आप मुझे बोलिएगा तो मैं तो, देखिए आप यहीं पे अभी आदरणीय रामविलास पासवान जी आ गए हैं, इन्होंने दिल्ली के पानी का टेस्ट कराया, आप इनसे जरूर पूछिएगा। 300 के 300 सैंपल फेल हो गए। वो कहते हैं कि वो तो रामविलास पासवान साहब केंद्र की सरकार पर मोदी जी के इशारे पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब की टीम ने तो यही बोला।
अब देखो, इन लोगों की हर बात को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देश का व्यक्ति चलिए, जनमानस उनकी स्वयं बात नहीं समझदार सुनते, आप अपने को सुना दीजिए। अब उनकी बात नहीं सुनते, आप अपना को तो कुछ सुनाइए। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, मेरे मन में इसमें चल रहा है कि ये मेरी दिल्ली को क्या हो गया, ये मेरी दिल्ली को क्या हो गया, जलाते हैं लोग, पत्थर उठाते हैं लोग, कौन है पहचानो जो खौलाते हैं लोग। कहते थे हम दिया जलाएंगे, पर देख लो ये इंसानों का घर जलाएंगे। बच्चों के मुंह पे मास्क है, ये बड़ा भारी कुछ टास्क है, ये दिल्ली को किसकी नजर लग गई, ये हमारी दिल्ली को क्या हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, आप आए। लेकिन चलते चलते रिंकिया के पापा, एक बारी तो बनता है ये, अब आपके सबसे परम मित्र ने ये बात बोली है। नहीं, हमारा ये गाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों के लिए गाता हूं, लेकिन मैं गाने से पहले इसलिए डरता हूं कि जब चुनाव आता है ये अपने को किसी न किसी से थप्पड़ लगवा लेते हैं, और थप्पड़ लगवाने के बाद यही गाना चला देते हैं, तब मुझे लगता है कहीं मेरे गाने का दुरुपयोग ना हो। तो यहां पर दुरुपयोग नहीं होगा इस मंच से, ये मेरा वादा है आपको। चढ़ देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही बजाओ, अच्छे से बजाना है तो बजाओ। चढ़ देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस। देखो, मैं गाऊंगा, पब्लिक बजाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत इस मंच पर आने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को इस सेशन के लिए, और साथ में आमंत्रित करता हूं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को। प्लीज सर। सर, आप दोनों का अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। बात कर रहे हैं, इस सेशन का नाम है नागरिकता पर जो संग्राम चल रहा है। सदन में ये बिल पारित हो गया, लेकिन उसके बाद जो संग्राम देखने को मिल रहा है विपक्ष के बीच में, पक्ष के बीच में और सड़कों पर। डॉक्टर स्वामी, पहला सवाल आपसे है, आप लोग समझा नहीं पाए या ये लोग समझ नहीं पाए? हमने पार्लियामेंट को तो समझा दिया है, तो इनको क्यों समझाएंगे? मैं ये कहता हूं कि वही पार्लियामेंट ही आखिर में इसका फैसला करनी है। सिर्फ बीजेपी वोट में हम नहीं जीते हैं राज्यसभा में, हमें अनेक पार्टियों की वोट मिली थी और बड़ी संख्या में मिली थी। यद्यपि हमारी मेजॉरिटी नहीं है अपने आप, परंतु इतने लोगों ने वोट दिया। डॉक्टर सिंघवी, सीधा सवाल आपसे यही है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल सदन में पारित हुआ, 2 दिन लोकसभा राज्यसभा में बहस हुई, उसके बाद विरोध का भी एक तरीका सलीका होता है, क्या आपको लगता है मर्यादा को लांघा गया है? देखिए, इतिहास के ऐसे कई किस्से हैं जिसमें बहुमत को सही का पर्यायवाची मान लिया है। यही घोर गलती अभी मेरे मित्र ने की है। बहुमत सही होता है, सही बहुमत होता है। कितने हमारे पास इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये मानना कि मेरे पास बहुमत है चुनाव का, इसलिए मैं जो करता हूं सही है, ये भ्रम, बहुत बड़ा भ्रम, पुराना भ्रम है। नंबर 2, कानून पास होते हैं इसलिए कि और जगहों पे न्यायपालिका में अवसर मिले उनकी कसौटी, उनकी संवैधानिकता को टेस्ट करने का। ये समझना कि सिर्फ संसद ने अगर पारित कर दिया है तो सही है, वैध है, संवैधानिक है, तो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री आधार हुआ था, प्रिवेसी हुआ था, हजारों सैकड़ों हुए थे, केशवानंद भारती हुआ था, इन सब में संसद ने अपने आप को संवैधानिक स्तर पर भी सही समझा था।
मुझे दो राय नहीं है, मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है कि ये निकट भविष्य में उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक करेगा। डॉक्टर स्वामी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ये कहते हैं पार्लियामेंट में पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है, हम तो जानते हैं। अब देखेंगे, अभी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाली है, लेकिन कांग्रेस की आदत है कि सुप्रीम कोर्ट जो पास करती है उसको वो पार्लियामेंट में उल्टा कर देते हैं, जैसे शाहबानू केस में किया। तो हम तो वैसे तो कभी नहीं करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात को मर्यादा देंगे। सबरीमाला पर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे? नहीं, हम कौन नहीं मान रहे हैं, कौन सा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में खुद उसको रिव्यू कर रही है। रिव्यू में है, लेकिन तो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने बोला, हम तो कोर्ट में है ही। ये बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने बोला ये आस्था का विषय है। आस्था का विषय तो है ही, उसमें तो कोई ये हमारी पूजा पद्धति का विषय है। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दी, ना हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये तो बाकी लोग हैं। हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, ये भी राय व्यक्त कर सकते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते हैं कि अवैध है। पार्लियामेंट ने पास कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में बदल देंगे कि नहीं, वो तो भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनका कोई आधार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। कितने जगहों में पिट कर आए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें भी पिट कर आएंगे। आपकी पिटने की क्या आदत हो गई है? कई बार कोशिश प्रयास करते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में डिसीजन नहीं देता तो फिर आप लोग इम्पीचमेंट की बात करते हैं। ये बात सही है कि इस देश में हमें आस्था है, इसलिए हमें सरकार से पिटना एक अलग चीज होती है, उच्चतम न्यायालय में हारना अलग चीज होती है। हमें बड़ा दुख है कि हम महाराष्ट्र में उच्चतम न्यायालय में हार गए, पिट के आए। हमें बड़ा दुख है कि हम कर्नाटक में पिट के आए उच्चतम न्यायालय से। हमें बड़ा दुख है कि ऐसे बहुत सारी जगहों से हम पिट के आए। अब पिट के कौन आया और पिटना होता है क्या न्यायपालिका से, ये मेरे मित्र उत्तर देंगे। जी डॉक्टर स्वामी, इन्होंने कई ऐसे उदाहरण दे दिए जो आपको बहुत चुभेंगे। क्यों? कौन सी ऐसी बात है जिसमें हमने कोई आधार में, प्रिवेसी में भी पिट के आए थे? नहीं, आधार का तो मैंने भी विरोध किया था, तो इसीलिए पिटकर नहीं आए। नहीं। और हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, मेरे मित्र अभी बोल रहे हैं हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, तो मैंने राय व्यक्त की थी। डेमोक्रेसी तो इनकी पार्टी में भी है। इनके पार्टी में डेमोक्रेसी, इनके पार्टी में एक परिवार की बात हाँ में हाँ मिलाओगे तो सब डेमोक्रेसी आपके लिए है, और नहीं तो बिल्कुल निकाल देंगे आपको पार्टी से। आपको कुछ संदेह है कि आपके पार्टी में दो लोगों के अलावा डेमोक्रेसी है? कुछ डाउट है? मुझे है, मैं तो क्या नहीं बोलता हूँ। देखिए, जन्म से डायनेस्टी होती है, वो अलग लेकिन बात प्रभाव है, से डिक्टेटरशिप हो सकती है। आपने कहा कि दो को छोड़ के है, मैं तीसरा आदमी हूँ, मैंने उदाहरण दिया। आपको छोड़ दीजिए, आप तो 9th शेड्यूल के अलग विशेष कैटेगरी में आते हैं। जो आम बीजेपी वाला, उससे पूछिए, अपने हाथ रखे अपने छाती पे और बोले 2 या 2.25 के अलावा डेमोक्रेसी कितनी है? हमारी पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन सकता है, इनके पार्टी में एक ही परिवार का बन सकता है। कोई आवाज उठाएगा तो उसको निकाल देंगे। मैं 3-4 उदाहरण दे सकता हूँ। आप कल को मेरे जैसे खड़े होकर बोलिए कि अब नेहरू परिवार का कोई नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। नहीं, इस बार तो राहुल गांधी ने बोला भी था कि इस बार अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार का नहीं होगा, लेकिन फिर भी सोनिया जी को बनाना पड़ा, आप लोगों को सोनिया गांधी को बनाना पड़ा। पार्टी के अध्यक्ष जरूर रहे होंगे, लेकिन मुझे इस देश में 1989 के बाद कोई गांधी प्रधानमंत्री याद नहीं आ रहा। शायद मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, मैं अभी की बात कर रहा हूं। लेकिन पिछले 20-30 साल से तो कोई प्रधानमंत्री गांधी नेहरू नहीं हुआ। नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी आपके पार्टी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को हरा दिया चुनाव में। वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं है। कांग्रेस आज मैं कहता हूं कि आज की पार्टी में आप कहिए कि हमने सबका देख लिया, कोई बाहर से आना चाहिए अध्यक्ष। 91 से 2014 तक जब कांग्रेस पार्टी रही है, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने अभिषेक मनु सिंघवी साहब बोला कि इस बिल को लाकर हमने इस देश को बचा लिया। देखिए, बड़े बड़े जुमलों और बड़े बड़े स्लोगन से उत्तर नहीं मिलता। अब थोड़ा सीरियस डिस्कशन कर लें 2 मिनट के लिए। क्या विरोध है? ये सब कहने से नहीं होता। एक उदाहरण देते हैं, गृह मंत्री जी के लियाकत के वक्त, पार्टीशन के वक्त ये किया गया था। तो भाई पार्टीशन के वक्त जो करोड़ों लोगों का जो आवागमन हुआ था, उसको आज कंपेयर कर रहे हैं आप 2019 से। मैं आपको 2 मिनट लगेंगे इसमें, लेकिन 2 मिनट जरूरी आवश्यक है। क्या इस पे विरोध है? आप ये डीम करते हैं कि अफगानिस्तान एक परसिक्यूटिंग देश है हर नॉन मुस्लिम के लिए। ये एक आर्बिट्री उठाते हैं आप हिंदुओं को तमिलनाडु में भूल जाते हैं, इधर अपने श्रीलंका में भूल जाते हैं, ईसाइयों को भूटान में भूल जाते हैं, ईसाइयों को म्यांमार में भूल जाते हैं,
हजाराज, अहमदियाज, बलूच और शिया को भूल जाते हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। नहीं तो आप लोग डील क्या कह करते रहे हैं कि हर नॉन पाकिस्तान के मुस्लिम नागरिक को हिंदुस्तान में नागरिकता मिलनी चाहिए? ये मोदी जी आप- चाहते हैं। नहीं, ये मोदी जी चाहते हैं। ये तो फिर विपक्ष की यही ये डिमांड हो मोदी गई जी ना। चाहते हैं जुमले कस करके। नहीं पर हम नहीं चाहते। पर विपक्ष की तो यही डिमांड हो गई ना। बिल्कुल नहीं अब हुई। अब आपने इतना बड़ा एग्जांपल दिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूटेड कौन होगा धर्म के हिसाब से? मुसलमान तो नहीं होगा, देखिए हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा। अभी लेटली एग्जांपल है कि एक ईसाई लड़की का धर्मांतरण करके मजहब के आधार पर मजहब के आधार के ऊपर उसकी शादी करा दी गई। बिल्कुल होगा। और जो परिवार वहां से आए हुए हैं, आपको तो ये फिर मालूम है इस एक्ट में परसेप्शन का कोई टेस्ट ही नहीं है। आप सदन में मौजूद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2003 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी से बोला था। आपको ये बार बार प्रताड़ना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री। प्रताड़ना शब्द एक्ट में नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में एक पैराग्राफ है, प्रताड़ना का टेस्ट ही नहीं है कोई। जी। ये आपको कैसे मालूम कि ये प्रताड़ित है और ये प्रताड़ित नहीं है? कोई इंक्वायरी का सिस्टम ही नहीं है। एक्ट में आपने डीम किया है कि जो व्यक्ति ग्रेटर कैलाश से आता है वो प्रताड़ित है और जो व्यक्ति यहां से आता डॉक्टर है स्वामी प्रताड़ित नहीं है। नहीं, डॉक्टर स्वामी जवाब देंगे, लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी एक शब्द के अंदर आपको सरकार का ध्येय क्या लगता है? मानसिकता क्या लगती है? मानसिकता तो बड़ी स्पष्ट है। हम जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते वो हैं? जानते हैं कि हम जानते हैं और हम दोनों जानते हैं कि आप सब जानते प्रधानमंत्री हैं। ने भी बोला, मैं एक बाइट चलाना चाहता हूं अभिषेक मनु सिंह भी आपकी परमिशन के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जो हमला किया वो आप सुनिए और फिर रिएक्शन दीजिए। आइए सुनते हैं। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं। आप देश में भ्रम और झूठ का माहौल बना रहे हैं। आप मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और कानूनी बात जुमलेबाजी से नहीं होती है। मेरे मानने में इन प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रखर और मुखर प्रधानमंत्री नहीं है जहां तक बोलने और जुमलेबाजी की सवाल है। लेकिन अगर तथ्य में जाए तो क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं? आप समझते हैं कि आज इस देश में आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। आप लोग भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमानों को डरना चाहिए। मेरे को उत्तर देने दीजिए। क्या आप नहीं कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मुंगेरी लाल के स्वप्नलोक में हैं? आज दिल्ली के 4 कोनों में, बंगाल में, पूरे उत्तर पूर्व में, बीजेपी के तबके उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, देश के विभिन्न भागों में ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनको आप 2 शब्दों में खत्म करें। इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्बन नक्सल है। बहुत बड़ी कृपा की कि मुझे नहीं कहा कि मैं एक लुटियन देरी गैंग का आदमी हूं। बहुत बड़ी कृपा की कि बाकी लोगों को जो इसके विरोध कर रहे हैं, ये लोग सब जो कर रहे हैं ये हमने ऑर्केस्ट्रेट किए हैं। हमने मुस्लिम को भड़काया है और आप समझते हैं आप भी नागरिक हैं, ये भी नागरिक हैं। मैं समझता हूं कि इस देश का सौभाग्य है कि मुस्लिम से कहीं ज्यादा हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस नागरिकता बिल का हिंदुस्तान में जो रह रहे मुसलमान है उस पर 0% भी असर नहीं है। 0%। देखिए, अगर कोई है तो आप सार्वजनिक कर दीजिए। जवाब नहीं दे सकते। आप समझते हैं? नहीं तो हमने कभी कहा ही नहीं। ये तो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे हैं। आज भी मैं कहता हूं अपने कांग्रेस के लोग इतने बड़ी संख्या में पाकिस्तान जाते हैं, वहां से 1-2 मुसलमान लाइए जो कहते हैं कि मुझे धर्म के आधार पर मेरी शोषण हो रही है, हम उनको नागरिकता यहाँ दे देंगे। स्वामी साहब, यहाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जो लिस्ट बनी उनमें मुसलमान का नाम ही नहीं था, एक भी नहीं था। और बाहर से धर्म परिवर्तन सीलमपुर में हुआ जो ये सब करा रहे हैं, ये कांग्रेस वाले करा रहे हैं, सब अंदर जाएंगे। देखो उस हिंसा के पक्ष में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का खड़ा होना क्या आपको लगता नहीं गलत है? उस हिंसा के पक्ष में खड़ा होना, वहां पर पुलिस वालों को मारा गया, वहां पर बसें तोड़ी गई, वहां पर आग जलाई गई। कोई हिंसा के पक्ष और में खड़ा नहीं सुप्रीम हुआ। कोर्ट ने भी कहा है किसने बस जलाया? पुलिस ने जलाया था, कोई इन लोगों ने जलाया। कोई भी हिंसा के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है। आपके वीडियोस में वायरल हुआ है कि कौन अंदर यूनिवर्सिटीज में घुस के जला रहा था। उसका एविडेंस आई है। अंदर घुस के पेट्रोल बम फेंके गए हैं और हम लोग कॉज के लिए खड़े हैं। और क्या क्या नारे लग रहे थे वो बोल भी नहीं सकते यहाँ पर हम। क्या क्या नारे लग रहे थे? मैं समझता हूँ कि अगर हर चीज को जामिया की धरती पर किसका क्या होगा वो आगे हम बोल भी नहीं सकते। आपने आर्थिक ढांचे की दुर्दशा बना दी डिनायल में रह के। डॉक्टर सिंह भी आप हमारे साथ आए, अपना समय दिया कीमती। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी। क्या अल्लाह मालिक है, जो दिखाते थे वीडियो पे गलत किस्म की हरकतें करते थे उसे। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो।
मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया। डालो पोस्ट। सारी बातें आगे निकल गई। ये मुल्क भी तमाशबीनों का है ना। क्या अल्लाह मालिक मुझे दिखाते थे। जिस हद तक मैं करना चाहता था उस हद तक कामयाब। पहचान तो गए होंगे आप इन्हें। एक जुमला आपको कहता हूँ, ये तो होगा। अच्छा मेरी बात सुने। पानी दो, पानी दो, पानी दो। अरे ये वही है, पाव पाव और आधा पाव के बम वाले नेताजी। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। सही सोचा, ये शेख रशीद हैं, पाकिस्तान के रेल मंत्री। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस का करंट लग गया, खैर है। कुर्सी थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन शेख साहब भी कम थोड़े हैं। एक शेख रशीद के 1000 अफसाने, और उनका हर अफसाना एक से बढ़कर एक। शेख साहब के सिर पर पाकिस्तान की खस्ता हाल ट्रेनों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये हकीकत कम ही लोग जानते हैं कि उनकी पहचान तो सिर्फ उनकी जुबान है। सर मैंने तेरे मशवरे पे तो नहीं चलना ना, लीगल मशवरे पे चलना है। ये चोरों की नानी है। मैं बोला नहीं हूं इतना जितना आप समझ रहे हैं। इसके लिए चोटी के 2-3 लायर चाहिए। अपनी बोली और बयान से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच चुके शेख साहब ने अब अपने बर्ताव से नया परचम लहराया है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शेख रशीद के नए स्कैंडल की धूम मची हुई है। तो ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद भी वीडियो लिंक का शिकार बन गए हैं। टिकटॉक मॉडल हरीम शाह के मुबैना ट्विटर अकाउंट से शेख रशीद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जी हाँ, दुनिया जिस शेख रशीद को फिजूल जुमलों के लिए जानती थी, अब उनकी पहचान सेक्स स्कैंडल के बदनाम स्टार की हो गई है।